Okay. Welcome back, dear students. Am I audible? Jai Hind, beta. Yes, sir. Okay, fine. So today's agenda is very clear. We are very near and close to our in-sem examination. So very specific and clear agenda. The agenda is demand forecasting, which is virtually the last topic of second unit. There is an additional topic of indifference curve and demand budget line. Sorry, indifference curve and budget line. That topic video related to that topic will be shared soon by maximum by tomorrow. So you will have the time of Sunday and probably Tuesday evening to study about that particular topic. There will be questions related to all the topics in the exam. Okay, so ये जो आपका इनसेम एग्जाम होने वाला है, इससे रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारा कंटेंट ऑलरेडी है. हमारी सारी यूनिट्स कवर हो जाएंगी. आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक दोनों तरीके से इम्पोर्टेंट है. पहला ये रीज़न है उस टॉपिक के इम्पोर्टेंट होने का कि डिमांड फोरकास्टिंग ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का काफ़ी प्रैक्टिकल और रिलेवेंट एप्लीकेशन है. मतलब हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला यदि कोई टॉपिक यहाँ पे है तो दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग. डेफिनेटली हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी के बारे में सीखते हैं. डेफिनेटली हम डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व और प्रोबेबली अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं सारे हम सभी के बारे में पढ़ते हैं, डेफिनेशंस याद करते हैं. लेकिन जब बात एग्जीक्यूशन की आती है तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो सबसे रिलेवेंट टॉपिक है दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग. Okay, so here we are with the topic. Now let us move ahead and let us see what do you mean by demand forecasting before I get ahead with the topic. क्योंकि इकोनॉमिक्स की एक खास बात है कि इकोनॉमिक्स में जो भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं प्रैक्टिकली वो सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है उनके मतलब को. जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी बोला, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बोला, इसका मतलब वो जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड मनी, गुड्स एंड सर्विसेज और मनी का जो फ्लो है उसको दिखाता है वो, इसलिए उसको सर्कुलर फ्लो बोलते हैं क्योंकि वो घूमता है एक एक क्या कहते हैं सेक्टर से दूसरे सेक्टर. तो नेम रिप्रेजेंट्स. डिमांड फोरकास्टिंग इस नाम से आप क्या समझ सकते हैं? प्लीज क्या समझते हैं आप इससे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट. सो लेट अस सी कि डिमांड फोरकास्टिंग से आप क्या समझते हैं. फोरकास्ट, दिस वर्ड इज ऑल्सो वेरी मच heard of. You must have heard about this. Okay, Madhuri says prediction of demand. Multiple users are typing. I'll just take one more minute. Estimate of demand. Okay, Dipali says estimate of demand. Shreya says demand को forecast करना. Okay, Vrushab says demand forecasting is the art and science of predicting the probable demand for the product or a service at some future date. Okay, prediction analysis. Rushikesh Vaishnavi says we want this called demand. Gautam Bhatte says future. Uh, okay, and playing production and playing prediction of demand. Saurabh. Okay, Bhagyashri, field of predictive analytics which tries to understand and predict the customer demand to optimize the supply decisions. Okay, that is also good. Customer requirement. Sagar Gudre says customer requirements. Fair. Future demand for a certain good. Yashgir में. Okay. ओके फेयर. तो चलो आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, जरा देखते हैं कि ये क्या एग्जैक्टली है डिमांड फोरकास्टिंग. इन अ वे ये जो भी आपने लिखा है, ईश्वर सेज एक्टिविटी ऑफ एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर द कस्टमर्स विल परचेज इन फ्यूचर. ओके. अंजलि ऑल्सो सेज व्हाट इज नीडेड बाय द कस्टमर टू आइडेंटिफाई. ठीक है, तो मोर और लेस आप जो भी सब कह रहे हैं ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये सही है अपने आप में कि दिस इज डिमांड फोरकास्टिंग. जो आप बोल रहे हो यही डिमांड फोरकास्टिंग है. ओके, सो फेयर. लेट्स गेट ऑन विद द टॉपिक. लेट अस सी व्हाट इट इज. और ये जैसे होता है ना कि भाई डिमांड फोरकास्टिंग एज अ लेमैन्स की लैंग्वेज में तो अभी आपने लिख दिया कि एज ए नॉर्मल इंसान आपको पता है कि क्या होता है, तो वो आपने लिख दिया है यहाँ. बट देन अब आप क्योंकि मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, आपको
थोड़ा स्पेसिफिक में ज़्यादा पता होना चाहिए फोरकास्टिंग और डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में, क्योंकि जो नॉर्मल है वो तो आपको अभी भी पता है। तो यदि आप ऐसा सोचोगे कि यार चलो मुझे जो पता है वो तो सभी को कॉमन पता है और जो मुझे पता है वो भी उतना ही है, तो फिर आपने सीखा क्या नया। तो कोशिश करना कि आज का जो सेशन है उस सेशन से हम काम की चीजें लेके जाएं और थोड़ा सा हमको ज्यादा पता हो, जो भी हमको अभी तक पता है उससे ज्यादा। ओके, तो लेट अस मूव अहेड विद दिस। First of all, forecasting, it is a technique that uses historical data as inputs to make informed estimates that are predictive in determining the directions of future trends. सिंपल सी बात है, हिस्टोरिकल डेटा की बात हो रही है, पास्ट डेटा की। यदि आपको किसी चीज को फोरकास्ट करना है तो फोरकास्ट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट में था क्या। मतलब आप किस बेसिस पे फोरकास्ट करोगे, आपके पास्ट के बेसिस पे ही ना। फ्यूचर तो अपन ने देखा नहीं, तो फ्यूचर को जब हमने नहीं देखा तो हम ऐसा, वो बोलते हैं ना, एक कहावत है, पता नहीं मराठी में तो नहीं है, हिंदी में है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते। तो लाइक दैट, मतलब जब कोई छोटी गलती करता है या स्टार्टिंग में पता लग जाता है कि ये फ्यूचर किस तरीके का हो सकता है, तो फोरकास्ट किया ही जा सकता है पास्ट के बेसिस पे। ओके, तो ये चीज। चलो, यदि हम बोलेंगे कि सर फिर ज्योतिषी तो जो है वो तो हाथ देख के ही बता देता है कि हाथ देख के वो बता देता है कि सर आपका भविष्य क्या होने वाला है। तो वो जो ज्योतिष हाथ देख के भविष्य बताता है, ही ऑल्सो हैज द स्टोरेज ऑफ हिस्टोरिकल डेटा इन हिज माइंड। व्हाट काइंड ऑफ लाइंस आर देयर, व्हाट काइंड ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट व्हाट, ये सब चीजों को वो जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह जो भी वो करते हैं, मैथमेटिकल तो खैर कम करते हैं, हस्तरेखा वाले कम करते हैं, बट हाँ जो लोग कुंडली वगैरह देखते हैं वो तो पूरा मैथमेटिक्स के बेसिस पे प्रेडिक्शन करते हैं। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दे ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ हिस्टोरिकल नोशन इन देयर माइंड। ठीक है, तो दिस इज व्हाट। देन businesses utilize forecasting to determine how to allocate their budget or plan for anticipated expenses for an upcoming period of time। बिजनेस में फोरकास्टिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो उनका पैसा है, उनके पैसे को फ्यूचर में कहाँ लगाया जाएगा, उनके पैसे को फ्यूचर में किस तरीके से अलोकेट किया जाएगा, किस तरीके से उस पैसे से और ज्यादा पैसा बनाया जाएगा, ये वाला जो भी थॉट है, ये फोरकास्टिंग के पीछे रीजन है बिजनेस में क्यों फोरकास्ट करना पड़ता है। सेकेंड चीज, आप प्रिपेयर्ड रहते हो थोड़ा लोगों के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फोरकास्ट किया कि जैसे अभी आपके फर्स्ट ईयर के बच्चों ने कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज किया, यदि आपने फोरकास्ट किया कि यार हमारे पास ऑडियंस ज्यादा आ सकती है, हमारे पास कैपेसिटी कम है, हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में से अराउंड 130-140 लोग बैठ सकते हैं, बट देन वी प्रेडिक्ट, हमको ऐसा लगता है, हमारा फोरकास्ट ऐसा बोल रहा है कि 170 क्रॉस हो जाएगा, ज्यादा बच्चे आएंगे बिकॉज हमने बाहर से भी इन्विटेशंस भेजे, तो हमारे वाले मिस नहीं करेंगे और बाहर से और आ जाएंगे। यदि ये फोरकास्ट का एनालिसिस कहता है तो आप क्या करो बताओ। इट्स ग्रेट बेटा, यू हैव स्टार्टेड टाइपिंग। जैसे मेरा क्वेश्चन खत्म होता है आप सीधे लिखना शुरू कर देते हो, बहुत बढ़िया। सौरभ सेज रिकॉर्डिंग शुरू करो, बट बेटा रिकॉर्डिंग शुरू हो नहीं रही है। आई ट्राइड बट वो चल मतलब नहीं हो रहा है वो। हेलो सर, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। ओके गौतम, क्वेश्चन ये है कि यदि कॉन्फ्रेंस रूम में आप एक ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपना इवेंट, आपके कॉन्फ्रेंस रूम की सिटिंग कैपेसिटी 150 लोगों की है, लेकिन आपने जब फोरकास्ट किया तो आपको पता चला कि शायद अराउंड 180-170 लोग आने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? अभी आ गया गौतम समझ में? यस सर आ गया सर। सर कॉन्फ्रेंस रूम में हम एक्स्ट्रा चेयर लगा देंगे। ओके, कॉन्फ्रेंस रूम में एक्स्ट्रा चेयर लगा देंगे, और कभी मान लो नहीं आए 170 बच्चे, फिर 140 आ गए, तो चेयर्स खाली पड़ी रहेंगी तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, फिर गेस्ट को ऐसा लगेगा अरे यार लोग कम आए, तो क्या करेंगे? हमारे स्टूडेंट आगे बैठेंगे और बैक के चेयर्स एम्प्टी रखेंगे। ओके, हेलो
अरुण, हेलो। बोलो बेटा। सर हम प्लानिंग करके रखेंगे कि उस वक्त क्या एडजस्टमेंट की जाए, मतलब हम वो चेयर रेडी रखेंगे कि अ, पास के क्लास में रेडी रखेंगे, और जब गेस्ट आएंगे और जब किसी को बैठने के लिए जगह नहीं होगी तो वो पास में ही होंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। आई अग्री। ओके, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम दूसरा कॉन्फ्रेंस हॉल भी करेंगे, प्लान बी रेडी रखेंगे, ठीक है, वी विल कीप गैप एज पर द कोविड प्रोटोकॉल। अब ये देखो, मतलब क्वेश्चन कुछ और है, केस स्टडी में नए नए एंगल आ रहे हैं, कोविड का एंगल आ गया देखो, तो ठीक सर है। प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे। मतलब अभी देखो, अभी अपन प्रेजेंट सिचुएशन देख नहीं सकते ना बेटा, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो, केस स्टडी में अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना नहीं होता, कोई भी केस को यदि छोटा हो चाहे बड़ा हो, केस में जो दिया है उसमें से सॉल्व करना पड़ता है। अभी हम कह रहे हैं कि आपने फोरकास्ट किया है, फोरकास्ट में प्रेजेंट सिचुएशन तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि मान लो थर्सडे को प्रोग्राम है तो फोरकास्टिंग आप एटलीस्ट वेडनेसडे को करोगे या ट्यूसडे को या उसके पहले, ठीक है, तो थर्सडे की प्रेजेंट सिचुएशन देखने का तो सवाल नहीं है। आप फोरकास्ट, आप फ्यूचर का सोच रहे हो तो ठीक है। यदि आपने मान लो चेयर्स लगा दी, चेयर खाली रह गई, तो उसमें आपने एक दिमाग लगा लिया कि हम आगे बिठा देंगे, पीछे की चेयर खाली रह सकती है। एक ऑप्शन ये निकल के आ गया कि भाई चेयर्स जो है वो बैकअप में रेडी रख लो। बैकअप में यदि आप चेयर्स रेडी रखोगे, जरूरत पड़ेगी तो लगा देना, नहीं पड़ेगी तो मत लगाना, तो जो है वो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस विल कम अप। अब सोचो कितनी सी बात है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर एक इवेंट को मैनेज करना है, छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटी सी बात को प्लान आउट करके फोरकास्टिंग की मदद से उसके इतने सारे ऑप्शंस निकल के आ गए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब सारे के सारे ऑप्शन तो हम कर नहीं सकते, हमको तो करना कोई एक या दो ही पड़ेंगे, ज्यादा ऑप्शंस हम करके रखेंगे तो हमारा पैसा बहुत खर्च हो जाएगा हर ऑप्शन में, और इम्प्लीमेंट हमको पहले ही करना है। हाँ ओके, यश सेज कि हम प्रीवियस इवेंट्स को देखेंगे एक बार, तो फोरकास्ट यदि किसी ने बोला कि मुझे लग रहा है 170 180 आएंगे, तो एक काम आप और ये भी कर सकते हो, यश हैज ब्रॉट अ वेरी वैलिड पॉइंट इन दिस, कि आप क्या कर सकते हो, आप उनको ये कह सकते हो बच्चों को, सॉरी, आप फोरकास्टिंग के टाइम पे देख सकते हो कि पुराने जो इवेंट्स थे उनमें यदि 180 190 200 के आसपास इन्विटेशंस गए हैं, बाहर भी गए हैं इन्विटेशन, तो उनका टर्नअप कितना होता है ये भी आप देख सकते हैं। मतलब ठीक है, ऑप्शंस हैं, कहने का मतलब एक छोटे से इवेंट को मैनेज करने के लिए भी दिमाग लगाने की जरूरत है। तो अब आप सोचो, जब बड़ा इवेंट मैनेज करना पड़ेगा, जब पूरी की पूरी कंपनी मैनेज करनी पड़ेगी, तो कितने सारे ऐसे डिसीजंस होंगे जिनको लेके आपको पास्ट हिस्टोरिकल डेटा देखना होगा, जिसको लेके आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि जो आपने प्रिपेयर किया है वो चीज हो ही ना, ठीक है, हो सकता है कि जो आपने जिस तरीके से प्लान किया हो वो चीज ना हो, तो उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। ओके, सो चलो, फोरकास्टिंग का हमको पर्पस भी समझ आ रहा है कि हमारे रिसोर्सेस वेस्ट ना हो, एकदम टाइम पे भाग दौड़ ना हो, थोड़ा बहुत हम लोग प्रिपेयर्ड रहे कुछ चीजों के लिए। एंड देन देयर आर सर्टन थिंग्स फॉर विच यू कैन नेवर प्रिपेयर योरसेल्फ, जिसके लिए आप कभी खुद को प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनके लिए यू कैन नॉट प्रिपेयर, बिकॉज यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्स टू प्लान फॉर एवरीथिंग। ओके, एंड देयर आर, सिंस हमारा जो क्या कहते हैं बिजनेस वर्ल्ड है, बिजनेस वर्ल्ड कैसा है, बिजनेस वर्ल्ड नेचर में डायनामिक है, चेंज होता रहता है। अब जब जो इतना डायनामिक है और रेगुलरली चेंज होता रहता है, तो फिर आप कैसे प्लान करोगे हर एक इवेंट के लिए? इट्स नॉट पॉसिबल, फिजिकली नहीं पॉसिबल है। तो ओके फेयर, बट कुछ चीजों के लिए हम प्लान कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अब यहाँ पे फोरकास्ट के कुछ टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स ऑफ फोरकास्ट में से इकोनॉमिक फोरकास्ट, एम्प्लॉय मार्केट फोरकास्ट, कंपनी सेल्स एक्सपेंशन। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में ये पता चलता है कि इकोनॉमी का आगे क्या होने वाला है, इकोनॉमी में आगे किस इंडस्ट्री का क्या होने वाला है, XYZ। इसके बेसिस पे आप अपने शेयर मार्केट वाले डिसीजंस लेते हो कि कहाँ पे कितने शेयर्स डालने हैं, कहाँ से निकालने हैं, वगैरह वगैरह। एम्प्लॉय मार्केट के बेसिस पे जो डिसीजन लिया जाता है वो HR अपना डिसीजन लेता है। वो HR जो डिसीजन लेता है, HR का डिसीजन लेने के पीछे क्या पर्पस रहता है? HR का डिसीजन लेने के पीछे पर्पस रहता है कि भाई मुझे कितने लोग और प्रिपेयर करके रखने हैं बैकअप में,
XYZ, XYZ, XYZ. Okay, so this is this. Then company sales expansion, क्योंकि कंपनी में फ्यूचर में कितनी सेल्स होने वाली है, यदि इसको आप प्लान कर लोगे तो आपको पता चलेगा प्रोडक्शन कितना करना है, आपको पता चलेगा कि आगे और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, सारी चीज. ओके ओके. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो टाइप के मेथड्स हैं जिनको करके आप फोरकास्ट को काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके अंदर बाकी क्या आते हैं आगे हम देखेंगे, हमको देखना ही है सारे के सारे. ओके, अभी तक का जो भी बताया वो क्लियर हुआ क्या, जरा बताएं. ओके, फेयर. सो आई हैव गॉट द रिस्पॉन्स ऑफ मेनी स्टूडेंट्स. लेट मी चेक दिस. ओके ओके, यस 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 यस, ठीक है. फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं. नाउ फोरकास्टिंग की बात कर रहे थे, अब हम डिमांड फोरकास्टिंग को भी एक बार देख लेते हैं. सिमिलर ही है बट देन डिमांड वर्ड ऐड होने की वजह से वो स्पेसिफिक हो जाता है थोड़ा सा. सो डिमांड फोरकास्टिंग इज अ फील्ड ऑफ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स व्हिच ट्राइज टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट कस्टमर डिमांड टू ऑप्टिमाइज सप्लाई डिसीजंस बाय कॉर्पोरेट सप्लाई चेन एंड बिजनेसमैन. अब देखो इस डेफिनेशन में, whenever a definition is asked in the exam at that particular time, जब भी आपको मतलब ऐसा होता है कि यार आपको डेफिनेशन आई, तो डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन में क्या डिफरेंस होता है पता है. डेफिनेशन कुछ छोटे से वर्ड्स में उसी चीज को एक्सप्लेन कर देते, तो यू हैव टू यूज सम की वर्ड्स, जैसे इट इज अ फील्ड ऑफ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. ठीक है, ये नहीं भी लिखा तो चलेगा बट हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं किसी चीज को. क्या करता है ये, इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड. क्या अंडरस्टैंड करने की, अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट कस्टमर की डिमांड. कस्टमर प्रोडक्ट को कितना डिमांड करेगा, क्यों क्यों कस्टमर की डिमांड को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज करने की. ऑप्टिमाइज मतलब मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम इनपुट. ओके, ऑप्टिमाइज सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस होता है ऑप्टिमम परफॉर्मेंस. हमने इस मशीन का ऑप्टिमम यूज किया, मतलब जो सही है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, आई टेल यू टू वर्ड्स. ओके, सो हियर वी हैव टू वर्ड्स, वन इज मैक्सिमम एंड वन इज ऑप्टिमम. फर्क है क्या दोनों में, यस नो बताए कि क्या मैक्सिमम और ऑप्टिमम में फर्क है. यस, ओके, है. मैक्सिमम मतलब हो सकता है कि मैंने दिन में 24 घंटे काम किया. 24 घंटे काम ऑब्वियसली कर ही सकता है कोई, 24 से ज्यादा तो नहीं कर सकता. सो व्हेन आई से कि आई एम वर्किंग फॉर 24 आवर्स इन अ डे, देन आई एम सेइंग कि ओके इट इज अ मैक्सिमम आउटपुट. बट इफ आई कीप ऑन वर्किंग फॉर 24 आवर्स, इवन फॉर 2 days, यदि मैं 2 या 3 दिन भी काम कर लेता हूं 24 आवर्स, सो डेफिनेटली मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, और विच विल कीप मी आउट ऑफ द बिजनेस फॉर से अनदर 4-5 days और 2-3 days और वॉट एवर द नंबर में. सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वो होता है जहां पे जिसका यूज हो रहा है वो चीज खराब भी ना हो और आपको आउटपुट भी अच्छा मिलता रहे. दैट इज ऑप्टिमम परफॉर्मेंस. कुछ लोग देखना, आपने सुना होगा घर में जब आप गाड़ी चलाते हो या कुछ, मतलब अभी तो पता नहीं मुझे पापा लोग टोकते हैं कि नहीं, लेकिन जैसे मेरे फादर कई बार ऐसा होता था कि अरे क्या कैसे गियर चेंज कर रहा है, या मामा या चाचा कोई बैठे रहते तो बोलते अरे ऐसे कैसे गियर चला रहा है, अरे थोड़ा सा आराम से कर, अरे क्लच दबा, अरे सेकंड में डाल, अरे थर्ड में डाल. मतलब लाइक दैट थोड़ी उनकी कॉमेंट्री चलती रहती. बट यदि आप टेक्निकली नोटिस करोगे तो जो भी वो कह रहे हैं, इट इज बिकॉज दे वांट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस. तो दैट काइंड ऑफ स्टफ हैपन्स. तो गाड़ी खरीदना एक अलग बात है और गाड़ी को तरीके से चलाना एक और बात है. ओके, इससे क्या फायदा होता है, ऑप्टिमाइज करने से आपके सप्लाई चेन के डिसीजंस अच्छे हो जाते हैं. मतलब आपको जब 10 प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है तो आपको 10 ही मिलते हैं यदि आपने फोरकास्ट बराबर किया है, क्योंकि यदि 9 मिले तो भी लॉस होगा और यदि 11 हो गए तो भी लॉस होगा. तो जब हम बात करेंगे कि सबसे अच्छा फोरकास्ट या ऑप्टिमम फोरकास्ट वो होगा कि जितना चाहिए उतना ही मिला है, ना एक कम ना एक ज्यादा, बराबर जितने लोग उतना ही. तो उससे ना होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगा,
ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, किसी भी तरीके का ना इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ेगा, कुछ भी नहीं बढ़ेगा, जितना चाहिए उतने हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट इज ओके फेयर। सबसे ज्यादा मतलब अनऑप्टिमाइज चीज, घरों में फंक्शन रहते हैं, कुछ भी इवेंट छोटा बड़ा, खाने की जो डिस्पोजेबल प्लेट्स लाई जाती है, कई सारे घरों में आप देखना वो बर्बाद ही होती है, क्योंकि उनका यदि टारगेट रहता है 50 का, तो कहीं ना कहीं वो 75-100 प्लेट्स लाके रखते हैं, और इतनी ज्यादा प्लेट्स लाके रखने की वजह से अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ओके, सो देन दैट इज द थिंग फेयर। सॉरी, डिमांड फोरकास्टिंग। सो डेफिनेशन याद होनी चाहिए डिमांड फोरकास्टिंग की। Let us move ahead and see why demand forecasting is important. Now there are few specific points of demand forecasting. अब थोड़ी सी business terms आने लगेंगी, अभी तक जरा light hearted discussion चल रहे थे, but then now we will get into a proper management world in which you will be getting words which are relevant to business and management. So sales forecasting helps. Are you all with me? Please, you can raise your hand. ओके, विशाल पट्टारे, फिर ओके ओके गॉट इट। बस 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 ओके। सेल्स फोरकास्टिंग हेल्प्स विद बिजनेस प्लानिंग। आपने यदि फोरकास्ट किया है डिमांड का, तो उससे आपकी सेल्स फोरकास्टिंग हो जाएगी, और वो आपके प्लानिंग में, बजटिंग में हेल्प करेगी। ठीक है, प्लानिंग बजटिंग में हेल्प करने के साथ साथ वो प्रोक्यूरमेंट की स्ट्रेटेजी डेवलप करने में भी आपकी हेल्प करेगी। प्रोक्यूरमेंट, ये वर्ड पता है कि पता ही होगा वैसे अभी तक तो, बट देन फिर भी ऐसे ही पूछ, प्रोक्यूरमेंट अभिनव माल इज टाइपिंग। ओके, प्रोक्यूरमेंट, ओके वर्ड आधे कई सारे जो जिन चीजों में बच्चा वो हो जाता है ना, मतलब क्या कहते हैं, फेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल यदि किसी पर्टिकुलर चीज में बच्चा आगे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, प्लेसमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसका रीजन कई बार उसके कॉन्सेप्ट का नहीं होना नहीं होता, उसका रीजन होता है उसको टर्मिनोलॉजीज पता नहीं है। यदि उसको टर्मिनोलॉजीज पता है तो थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ करके वो कुछ ना कुछ अपना काम चला लेगा। ओके, प्रोक्यूरमेंट नहीं बेटा, प्रोक्यूरमेंट मतलब जब ऑर्डर देते ना किसी चीज को मंगाने के लिए, whenever you want some inventory, you make an order of something, तो you are procuring the material. Procurement मतलब आप उसको ऑर्डर दे रहे हो, आप उसको मंगवा रहे हो सामान को अपने यहाँ पे। तो इन्फॉर्म्ड प्रोक्यूरमेंट यानी कि जो चीज की रिक्वायरमेंट है उस चीज को मंगा लिया जाए, यदि प्रॉपर फोरकास्टिंग करी है तो। सेकेंड, इट अलाउज बिजनेसेस टू मोर इफेक्टिवली ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री। ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री मतलब जो भी आपके पास सामान रखा है वो एक्सेस में नहीं होगा, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही होगा। आपकी होल्डिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और आपके टर्नओवर रेट्स भी बढ़ेंगे। टर्नओवर रेट्स मतलब चीजें जो आएंगी उनका यूज हो पाएगा, जो आ रहा है माल वो यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल। कई सारे आप शॉप्स में देखना, कई बार सामान आता है और पड़ा रहता है, 5 साल पहले हमने रॉ मटेरियल खरीदा था ये वाला, वो अभी तक वहीं रखा है, उसको किसी ने कुछ किया ही नहीं। इसका मतलब उनका रोटेशन नहीं हो रहा है बराबर, इन्वेंट्री का कोई टर्नओवर ही नहीं है। यदि प्रॉपर टर्नओवर होता तो जो चीज पहले आई है उसका यूज भी पहले किया जाता। ओके, तो उसका वजह से जिनकी दुकान है उनको पता है कि पुराना सामान पड़ा रहने की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ता है। ओके, तो दे नो इट वेरी वेल। इट प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू अपकमिंग कैश फ्लो। अपकमिंग कैश फ्लो यानी कि आपके फ्यूचर, देखो फोरकास्ट है, यदि हम डिमांड फोरकास्ट की बात करेंगे उसमें सेल्स फोरकास्ट भी होगा, तो हमको पता लगेगा कि फ्यूचर में कितना पैसा हमको मिलने वाला है, पैसा कितना आने वाला है। यदि ये पता लग जाएगा तो हम अपनी कॉस्ट को किस तरीके से कवर कर पाएंगे ये पता लग जाएगा। जैसे होता है ना, कई बार आपको एक्सपेक्टेड हो कि आपकी सैलरी आने वाली है, तो आप अपने खर्च उस हिसाब से प्लान करके रखते हो। अब कभी ऐसा हो गया कि किसी रीजन से सैलरी नहीं आई, तो
तो आपका बजट बिगड़ जाता है। बजट इसलिए बिगड़ गया क्योंकि जो आपका फोरकास्ट था कि कैश फ्लो होने वाला है वो हुआ नहीं। यदि वो हो जाता तो आपने प्लान कर ही रखा था, अब वो क्योंकि नहीं हुआ, और यदि आपको पहले ही पता होता कि सैलरी नहीं होने वाली है तो फिर क्या होता? ये तो बहुत इजी आंसर है, इसका तो कोई भी आंसर दे देगा। यदि आपको पहले ही पता होता कि सैलरी नहीं आने वाली है तो आप अपने बेसिक खर्च के लिए कुछ और जुगाड़ करके रखते, सेविंग्स तोड़ के रखते, निकाल के रखते, कहीं किसी को बोल के रखते, कुछ तो करके रखते। अब हाँ करेक्ट, अनिकेत इज राइट, ओके, सो सेविंग करके रखते या सेविंग्स में से पैसा निकाल के रखते, कुछ प्रोसेस करके रखते। ओके, सो आप उस हिसाब से अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर सकते हैं। आपको पता है कि अगस्त के महीने में जैसे अभी कुछ लोगों का एग्रीकल्चर जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनका अभी सीजन चल रहा है, तो जिनका सीजन चल रहा है वो क्या होगा, अभी मई तक, मई जून के आसपास तक उनका काफी सारा कलेक्शन होने वाला है। तो अभी क्योंकि उनका कलेक्शन होने वाला है तो उनका पूरा ध्यान अभी कलेक्शन पे रहेगा। इफ दे नो कि जून में हमारे पास से 100 लाख रुपीज आने वाले हैं, ठीक है, या 100,000 रुपीज आने वाले हैं। अब 100,000 रुपीज यदि हमारे पास आने वाले हैं तो मैं अभी जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको कहीं पे इन्वेस्टमेंट में लगा देता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड ले लेता हूँ, मैं कोई शेयर खरीद लेता हूँ, मैं कुछ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास फोरकास्ट है कि आगे मेरे पास पैसे आने वाले हैं, उसमें से मैं अपना काम करूँ। So that is what planning में ये forecast help करता है। Through sales forecasting you can also identify and rectify any kinks in the sales pipeline ahead। यदि मान लो आपको forecast थोड़ा कम हो रहा है तो आप थोड़ा सा उसको प्लान करके देख लोगे एक बार कि यार कहाँ पे पैसा अटका हुआ है, जरा बुलाओ उस वाले एरिया मैनेजर को, बुलाओ उस वाले रीजनल मैनेजर को, बुलाओ किसके कनेक्शन कम दिख रहे हैं इसमें, ये सारी चीजें। ओके, तो दिस आल्सो कैन हैपन, तो लेट अस सी हाउ इट गोज। तो बिजनेस परफॉर्मेंस रिमेन्स रोबस्ट थ्रू आउट द एंटायर पीरियड, क्योंकि जो किंग्स है यानी कि जो तकलीफ है उन तकलीफों को सॉल्व कर लिया जा चुका है पहले ही, और क्योंकि तकलीफों को पहले ही सॉल्व कर लिया जा चुका है, अब तकलीफ तो सॉल्व हो गई, अब क्या करें, अब हमारा जो फ्लो है वो स्मूथ हो गया, हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस थ्रू आउट सुधर गया। लास्ट, एंटिसिपेटिंग डिमांड मींस नोइंग व्हेन टू इंक्रीज द स्टाफ। जब आप डिमांड को पहले से जान चुके हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपको स्टाफ कब बढ़ाना है। पीक पीरियड, बहुत सारी कंपनी साल के एक पर्टिकुलर टाइम पे हायर कर रही होती है क्योंकि उनको उस टाइम पे जरूरत, उनको पता है जरूरत इमीडिएटली नहीं है पर 2 महीने बाद जरूरत पड़ने वाली है, उसके लिए वो पहले से हायरिंग शुरू कर देते हैं। और जैसे ही उनका 3-4 महीने का काम खत्म होता है फिर वो धीरे धीरे जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो नॉन परफॉर्मर्स को फायर करना शुरू कर देते हैं। अब आप भी सोचोगे कि यार अभी हायर किया 6 महीने में क्यों फायर कर रहे हैं, एक्चुअली उनको काम 4 महीने का था। आपका काम आगे भी बढ़ सकता है लेकिन आप परफॉर्मर यदि होंगे तो, अदरवाइज फिर क्या करेंगे, आपको निकालेंगे, 2-3 महीने की सैलरी बच जाएगी, फिर 3 महीने बाद 4 महीने बाद और कुछ नए बंदे हायर कर लेंगे, वो कम सैलरी पे ज्वाइन कर लेंगे। तो इसलिए जब जरूरत है तब, तो ऐसे फोरकास्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आई होप आई एम क्लियर एज ऑफ नाउ। विल टेक अ 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। ओके, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट खत्म, वी आर बैक। क्लियर अभी तक जो जो किया भाई, डिमांड फोरकास्टिंग, इसके इंपॉर्टेंस, आगे चले, आगे की दुनिया थोड़ी सी कठिन हो सकती है, लेट अस सी। आ रही है क्या आवाज, आ रही है मेरी? Okay, we got a yes, thank you. Okay. Well, so now we are into techniques of demand forecasting. Now why as a managers we are different and why as a MBAs we should know these things in detail। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में उतरने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, मतलब जिनका इंटरेस्ट आएगा आगे वो कभी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जिनका अभी फिलहाल में थोड़ा छोटा मोटा इंटरेस्ट है इन चीज़ों को जानने का, वो अभी थोड़ा बहुत जान सकते हैं। ओके, और ज़्यादा डिटेल में उसको सोचने समझने की ज़रूरत अभी नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। ओके, सो दिस कैन हैपन कि सिलेबस में कई बार हमको कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पता
तो सिलेबस में कई बार ऐसी कुछ चीजें होती है कि जो हमको पता होनी इंपॉर्टेंट। ओके, अब बात हम करते हैं आगे की। मान लो फॉर एग्जांपल किस किस टाइप की मेथड्स हैं। मेथड्स के नाम तुमको जरूर पता होने चाहिए। ऐसा नहीं हो, इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन दैट हमको नाम ही नहीं पता। मतलब आपको किसी ने बोला गया कि चलो डेल्फी मेथड अप्लाई करो और आपने क्या डपली क्या क्या बोले, तो लाइक दैट। मतलब यदि आपने किसी चीज का नाम सुना है तो आप रिलेटिवली कम नर्वस होते। आप सोचो एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसको आपने सुना ही ना हो, मतलब जिसका नाम ही ना पता हो कि वो क्या है, नाम है भी कि नहीं है ये भी नहीं पता, तो आप ज्यादा घबरा जाओगे या फिर उस नाम को देख के घबरा जाओगे जिसको आपने सुना है, देखा भी है कि सिलेबस में है, बट शायद आपको उसका आंसर नहीं आता। तो जब आपको बिल्कुल ही नहीं पता ना कुछ उस चीज के बारे में, तो आप बहुत ज्यादा अलूफ फील करते हो। ऐसा लगता है कि कहाँ आ गया भाई मैं, ये तो मुझे तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है। इसीलिए नाम पता होने जरूरी। तो मैंने ये अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग तरीके से इसकी टेक्निक्स दे रखी हैं। मैंने क्या किया है, मैंने इन टेक्निक्स को क्लब करके एक यहाँ पे ना ये जो बनाया है, ये मैंने खुद अपने हाथ से टाइप करके बनाया। तो इसमें ये चीज है कि इसमें 3 मेजर जो मेथड्स हैं वो हम देख रहे हैं। एक सर्वे मेथड, एक ओपिनियन पोल मेथड, और फिर देन दैट इज द स्टैटिस्टिकल मेथड। तो 3 मेजर मेथड्स हैं, सर्वे मेथड, ओपिनियन पोल मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड। सर्वे मेथड में कंप्लीट इन्यूमरेशन, सैंपल सर्वे। कंप्लीट इन्यूमरेशन नाम से ही आप समझ जाओगे कि भाई जितने भी मतलब जो भी आपका पॉपुलेशन है ओवरऑल, उस पॉपुलेशन के पूरे ऑडियंस को आपने कवर किया है, सभी का सर्वे किया है। सैंपल सर्वे में आपने कुछ लोगों का सर्वे किया। पॉपुलेशन और सैंपल क्या चीज होती है? फॉर एग्जाम्पल आपको स्टडी करना है कि संजीवनी कॉलेज में बच्चे, एमबीए के बच्चे नहा के कॉलेज आते हैं कि नहीं, ये स्टडी है। तो जितने एमबीए के स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, एडमिशन जिन्होंने लिया है, दैट एंटायर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज योर पॉपुलेशन। और फॉर एग्जाम्पल सारे बच्चों का आप रिस्पॉन्स नहीं ले पाए, तो आपने क्या किया, एमबीए फर्स्ट ईयर से कुछ बच्चे ले लिए और कुछ बच्चे सेकेंड ईयर से ले लिए। तो ये जो छोटा वाला सर्कल है, दिस छोटा वाला सर्कल इज कॉल्ड एज द पॉपुलेशन, क्योंकि आपने जिन लोगों का सैंपल लिया है, उन लोगों का जिनका आपने सैंपल लिया है, उन लोगों का सैंपल, उन्हीं को आपने स्टडी किया है, दैट इज सैंपल। पॉपुलेशन यानी कि पूरी ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने बोला कि संजीवनी कॉलेज में बच्चे नहा के आते हैं कि नहीं, संजीवनी कॉलेज में बच्चे नहा के आते हैं कि नहीं, तो फिर पॉपुलेशन क्या होगा? अभी पहला केस था कि भाई संजीवनी एमबीए में लोग नहा के आते हैं। अभी केस है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ संजीवनी, करेक्ट, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एवरीबडी। संजीवनी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी आपका पॉपुलेशन हो जाएंगे। अब आप उसमें बोलोगे कि भाई मैं तो एमबीए का स्टूडेंट था, तो मैंने सिर्फ एमबीए के बच्चों से सर्वे कर लिया, एमबीए के भी करीबन 200 बच्चे 250 बच्चे हैं, तो मैंने उनका सर्वे कर लिया, दैट इज माई सैंपल। अब ये सैंपल तो हो गया, लेकिन क्या ये सही तरीका हुआ सैंपलिंग का? अब देखो थोड़ा सा रिसर्च में आ गया अपन, है ना। मतलब सैंपलिंग भी आपको थोड़े सही तरीके से करने की जरूरत है कि भाई आप ऐसी कोशिश करो कि हर एक डिपार्टमेंट के कुछ कुछ बच्चे ले लो, कम से कम पता तो चले। थोड़े आउटसाइडर्स लो, थोड़े हॉस्टलर्स लो, अलग अलग सब मिक्स करके एक सैंपल बनाओ। तो ये कंप्लीट इन्यूमरेशन और सैंपल सर्वे। देन देयर आर ओपिनियन पोल मेथड्स। सेकेंड, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हम एक एक करके देखते हैं इसको। पहले सर्वे मेथड देख लेते हैं। सर्वे मेथड्स में क्या है? कंज्यूमर सर्वे मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंटरव्यू ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर। जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उन पोटेंशियल कस्टमर्स का डायरेक्ट इंटरव्यू, उन पोटेंशियल कस्टमर्स का डायरेक्ट इंटरव्यू, यानी कि आप उनसे डायरेक्टली सर्वे करके पता कर रहे हो कि भाई आपने क्या किया और क्या नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो जो भी आपको डिसाइड करना है, सभी का सर्वे डायरेक्टली करके आप डिसाइड कर रहे हो।
Consumers are simply contacted by the interviewer and asked how much they would be willing to purchase. मतलब आप उसके बारे में बात करोगे, कितना खरीदना चाहोगे, कस्टमर से बात करें. उन सारे डेटा को, नंबर को एक साथ लिखा, उनको सबको ऐड करके कॉमन फोरकास्ट बना लिया, एवरेज लेके कि भाई इतना होने वाला. Under survey method, surveys are conducted about the consumer's intentions, opinions of experts, survey of managerial plans or of market. Data obtained through these methods are analyzed and forecast on the demands are made. These methods are generally used to make short run forecast. अब शॉर्ट रन में तो क्योंकि कस्टमर की नीड्स फ्यूचर में चेंज भी हो सकती है, अभी तो वो बोल रहा है मैं खरीद लूंगा, हो सकता है 6 महीने बाद ना खरीदे, तो शॉर्ट रन में इस तरीके की मेथड को यूज किया जा सकता है. दिस इज सर्वे मेथड. इसमें दो टाइप्स होते हैं, कंप्लीट इन्यूमरेशन और सैंपल सर्वे. देन वी गो अहेड एंड सी व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड. नेक्स्ट मेथड इज क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग के अंदर ओपिनियन पोल मेथड्स. Opinion poll methods make demand estimation by using opinions of those who possess knowledge of the market. जिन लोगों को मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, जिनको मार्केट का नॉलेज है, उन लोगों से बात करें. इन शॉर्ट यदि बोले तो एक्सपर्ट से बात करें. ठीक है, तो कंसल्टेंट, रिप्रेजेंटेटिव जो मार्केट में काम कर रहे हैं अभी, उन सभी के साथ काम कर पाना, उन सभी को समझ पाना. दिस इज व्हाट इज अवर व्हाट वी कॉल इट एज opinion polls. So you are taking a poll of literate people who are working in the industry. The collective judgment of knowledgeable persons can be an important source of information. अब देख लो जरा इसमें क्या क्या आता है ओपिनियन पोल्स में. ओपिनियन पोल में आता है एक्सपर्ट ओपिनियन, डेल्फी मेथड, सर्वे ऑफ मैनेजरियल प्लान्स क्योंकि वो भी एक्सपर्ट्स ने बनाए होते हैं, टेस्ट मार्केट और लेबोरेटरी टेस्ट, मतलब पायलट टेस्टिंग के थ्रू भी. अब इसमें एक जो सबसे ज्यादा नाम कई बार सुनने में आता है वो आता है डेल्फी मेथड का. डेल्फी मेथड का नाम सुनने में आता है. डेल्फी मेथड में एक्चुअली क्या होता है, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, उन कुछ एक्सपर्ट्स को आप अलग अलग अपने क्वेश्चंस पुट अप करते हैं. जैसे आपको क्या लगता है, पानी की, हमारी सपोज पानी की बॉटलिंग कंपनी का प्लांट है, हमारी कितनी बॉटल्स इस साल सेल होने वाली है, व्हाट डू यू फील. अलग अलग एक्सपर्ट्स को वो ये क्वेश्चन भेजते हैं, उनके रिस्पॉन्स अलग अलग कलेक्ट करते हैं, एक दूसरे के रिस्पॉन्स एक दूसरे से शेयर करते हैं. मतलब ए का रिस्पॉन्स बी को बताएंगे, बी का सी को बताएंगे, और फिर उनको चांस देंगे कि यदि आप अपना जो आंसर है वो चेंज करना चाहते हैं क्या, क्योंकि जो फलाने एक्सपर्ट थे, जो कुछ से हमारे पैनल ए में जो बंदा था उनका ऐसा कहना है, डॉक्टर मिश्रा जी का ये कहना है, डॉक्टर शर्मा जी का ये कहना है, डॉक्टर घोड़के जी का ये कहना है. तो जब एक दूसरे को आप बताओगे तो हो सकता है कि वो अपने प्लान्स को, अपने एस्टिमेट्स को रिवाइव करें. तो ये रिवीजन के लिए उनके पास बार बार भेजे जाते, बार बार भेजे. ठीक है, और जब कॉन्सेंसस मीट हो जाता है, यानी कि जब एक को दूसरे का बताया, दूसरे को तीसरे का बताया, तीसरे को चौथे का बताया, ऐसा जब सबको एक दूसरे का पता चलते गया तो उन्होंने अपने अपने एस्टिमेट्स में फिर से करेक्शन किए और फाइनली जो कर दिया दैट विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल फोरकास्ट. ओके, सो डेल्फी मेथड में कुछ एक्सपर्ट्स के पास बार बार भेजा जाता है, सस्ता होता है और आपको एक्सपर्ट के व्यूज मिल जाते हैं बहुत जल्दी. और क्योंकि उनको किसी पब्लिक फोरम पे अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना है तो उनको कुछ बताने में भी डिफिकल्टी नहीं, वो अपना ऑनेस्ट जजमेंट दे सकते. ओके, सो देयर आर मेनी थिंग्स. सो दिस इज व्हाट इज ओपिनियन पोल मेथड. देन वी विल सी दैट. अब एक बार आगे चलते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, स्टैटिस्टिकल मेथड. अभी तक जैसे हमने ओपिनियन पोल्स की बात करी या कंज्यूमर्स की बात करी, तो ये वाला कंज्यूमर से बात करने की सर्वे मेथड ये एक छोटे लेवल पे शॉर्ट रन के लिए ठीक है, लेकिन जब कभी आप एज ए मैनेजर आप कोई भी प्लान बनाते हो या एस्टिमेट करते हो, आपके पास बैकअप में काफी सारा न्यूमेरिकल सपोर्ट होना चाहिए, नंबर्स आपके फेवर में होने चाहिए. यदि नंबर्स आपके फेवर में है तो यू कैन विन द बैटल और आपका प्लान अप्रूव किया जा सकता है. यदि नंबर्स आपके फेवर में है तो
यदि नंबर्स आपके फेवर में नहीं है तो देन प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो इसीलिए थोड़ा स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करते हैं, जिससे न्यूमेरिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो फोरकास्ट हम कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, तो न्यूमेरिकली उसको प्रूव करने का ट्राई करते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर ऑफन यूज्ड व्हेन द फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड इज टू बी डन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बिकॉज यदि लॉन्ग टर्म में कोई डिसीजन लेना है तो यू मस्ट हैव अ लॉजिकल बैकिंग, और कुछ तो टेंजिबल आपके पास होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन these methods utilize time series cross sectional data। अब टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है? टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल डेटा ये होता है जब किसी चीज का, किसी एक चीज का अलग अलग टाइम पे स्टडी किया गया, 2008, 2009, 2010, तो ये टाइम चेंज हो रहा है, आप बार बार सिमिलर चीज को स्टडी कर रहे हो, तो दैट इज अ टाइम सीरीज हिस्टोरिकल डेटा। देन देयर इज अ क्रॉस सेक्शनल डेटा, then there is a cross sectional data। क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या करता है? क्रॉस सेक्शनल डेटा उस एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर काफी वेराइटी ऑफ डेटा कलेक्शन करते हैं, मतलब काफी सारे इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में निकालते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल डेटा। ऐसे अलग अलग डेटा को यूटिलाइज करके, इन मेथड्स को यूटिलाइज करके यू क्रिएट सम say rubrics, you calculate few figures, you use some formulas, and then finally you give a strong evidence that what is the reason of me forecasting this particular number। तो अभी जैसे आप डेल्फी मेथड में एक्सपर्ट्स के ओपिनियन ले रहे थे, तो एक्सपर्ट अपना ओपिनियन किस बेसिस पे दे रहा है ये वो बता नहीं रहा, वो तो ओपिनियन दे रहा है। ओके, कंज्यूमर अपना आपको आंसर, जब सर्वे में आप जा रहे थे तो कंज्यूमर वो आंसर क्यों दे रहा है ये भी आपको नहीं पता। हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कभी आप किसी से ऐसे समय पे मिले हो जब वो बहुत खुश है, अब आपने उससे खुशी खुशी में पूछा कि यार तुम क्या तुम चाहते हो कि तुम कार खरीदोगे क्या, तुमको क्या लगता है? वो बड़ा खुश है बंदा, वो बोलेगा अरे हाँ हाँ क्यों नहीं खरीदेंगे यार, कार खरीदेंगे, बड़ी कार खरीदेंगे, तुम्हारा भाई तो हवाई जहाज वाली कार खरीदेगा, लाइक दैट। वो बड़ा खुश है, तो वो खुश है इसके लिए उसने आपको आंसर तो दे दिया सर्वे में। अब आपने जाके हवाई जहाज वाली कार का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करवा दिया, आपको लगा खरीदने वाला है, अब मार्केट में लॉन्च हो गई, साल भर से पड़ी है, अब आप उसके पास गए पूछने के लिए कि क्यों भाई तुमने तो कहा था कि हम कार खरीदेंगे। अरे यार वो तो क्या हुआ कि मुझे अचानक ना मेरे को एक शेयर पे जरा प्रॉफिट हो गया एक कंपनी के, तो उस वक्त बड़ा मैं एक्सकेलेटेड था, मेरे को क्या लगा कि एक हफ्ते के अंदर तो मैं इतना इतना प्रॉफिट कमा लूंगा और मैं खरीद लूंगा, बट क्या हुआ अगले एक वीक के बाद जरा नुकसान होना शुरू हो गया, तो फिर मैंने सोचा तो भरोसा तो है नहीं कि पैसा रह नहीं रहे, तो इसके लिए फिर छोड़ो यार, वो कहाँ लेंगे कार, लाइक दैट। तो यू शुड हैव अ टेंजिबल डेटा। अब इसी के अपोजिट यदि आपके पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अवेलेबल है कि इतना डेप्रिसिएशन था, सॉरी इतना इन्फ्लेशन था, इतनी सैलरीज थी, से पर कैपिटा बेस्ड इनकम इतनी थी, उसके बाद भी इतनी कार सेल हुई, यदि आप ये पता कर सकते हो तो फिर आपको ग्रेजुअली पता लग जाएगा, शायद आपके पास एक टेंजिबल रीजन। हाँ सोएफ कुछ बोल रहे हो बेटा? गलती से हाथ रेज हो गया क्या? ओके कोई बात नहीं। तो स्टैटिस्टिकल मेथड मतलब आप न्यूमेरिकली फाइंड आउट करोगे कि आपको किसी भी चीज को देखने का या देने का रीजन क्या है, ठीक है। सर्वे मेथड्स और स्टैटिस्टिकल, लास्ट लाइन में, सर्वे मेथड स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल as the element of subjectivity in minimum in this method। सर्वे मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड इसके अंदर सब्जेक्टिविटी कम हो सकती है, क्योंकि जब कंज्यूमर बोल रहा है तो वो अपने बारे में बोल रहा है, ठीक है, उसमें सब्जेक्टिव होने का सवाल नहीं है, वो अपने व्यू से ही बोल रहा है और अल्टीमेटली उसी को खरीदना है। लेकिन जब आप बीच में जो मेथड हमने पढ़ी थी ओपिनियन वाली, जिसमें आप एक्सपर्ट्स के व्यू लेते हो, तो वहां पे सब्जेक्टिविटी भी आ सकती है। सब्जेक्टिविटी कैसे आती है? जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि 10% राइज होगा। अब क्योंकि डॉक्टर मिश्रा ने 10% कहा है, तो अब जो डॉक्टर शर्मा है
वो डॉक्टर मिश्रा का अपोज करने के लिए कहेंगे कि नहीं नहीं 10% तो बहुत हो गया, 5% से ज्यादा होने नहीं वाला। डॉक्टर मिश्रा ने फिर से बोला कि नहीं नहीं 10% मेरा ये स्टैटिस्टिक्स है, मेरा एनालिसिस कहता है, तो जो डॉक्टर शर्मा है वो बोलेंगे अरे आपका एनालिसिस गलत है, तो वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए 50 रीजन देंगे और वो सब्जेक्टिविटी वहां पे आ सकती है। बट देन स्टैटिस्टिकल में क्योंकि न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस है तो उसमें सब्जेक्टिविटी का कोई सवाल है नहीं, उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है। ओके, यदि अब जैसे सब्जेक्टिविटी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, आई विल गिव एन एग्जांपल। जैसे अभी आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट 1 के प्रेजेंटेशंस हुए सीआई, ओके, अब हो सकता है देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी कि शायद किसी का प्रेजेंटेशन मुझे ज्यादा अच्छा लगा हो, किसी का प्रेजेंटेशन मुझे ज्यादा खराब लगा हो, मतलब मेरा व्यू है, ठीक है। जिसका मुझे बेकार लगा शायद हो सकता है कि किसी और को उसका अच्छा लगा हो, सब्जेक्टिव मैटर, ठीक है। जैसे फैशन इंडस्ट्री में होता है कि किसी को किसी का फैशन अच्छा लगता है, किसी को किसी का फैशन बेकार लगता है, तो सब्जेक्टिव मैटर है, तो हम बोलते हैं कि सब्जेक्टिव है, तो बात नहीं। अब यहाँ पे क्या करें, तो कैच हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, क्या आप सोच पा रहे हो, बताओ। यदि ऐसा हो गया कि ये प्रेजेंटेशंस वगैरह में किसी का सब्जेक्टिविटी बेस्ड मार्किंग होने लगी तो क्या करेंगे? आंसर दे रहा है कोई? इसका एक तरीका है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो फुल प्रूफ है, बट देन स्टिल वो अप्लाई करते हैं, उससे फायदा तो होता है काफी हद तक। और जब तक ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है, सब्जेक्टिविटी को तो आप हटा नहीं सकते, सब्जेक्टिविटी तो रहेगी, बट कम कर सकते हो सब्जेक्टिविटी को। ओके, क्या कोई टाइप कर रहा था शायद, वैष्णवी जाधव, ओके, इज टाइपिंग। लेट अस वेट फॉर द आंसर। बहुत ज्यादा बड़ा आंसर तो नहीं है? ओके, क्लियर। चलो, उसका आंसर आएगा तब आंसर पे डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो हम बात कर रहे थे इन मेथड्स की। इसमें एक मेथड ये वाली भी है। आंसर आ गया, लेट अस सी व्हाट शी सेज। अरे रे नो सर, बाय मिस्टेक से टाइप हो गया, अरे। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये तो आपको पता ही है, क्वालिटेटिव क्या और क्वांटिटेटिव क्या। बेटा बेटा क्लास शुरू है इकडे। ओके, qualitative forecasting. Qualitative forecasting, this technique is used when there isn't a lot of data available. जब ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होता मार्केट में, तो फिर आप ये जो क्वालिटेटिव है ना, ये ओपिनियन पोल्स वाला जो है ये यूजुअली क्वालिटेटिव में चला जाता है। ओके, तो आप तब क्या करते हो, या तो आप कस्टमर से जाके डायरेक्ट बात कर लेते हो, दैट इज ऑल्सो अगेन अ क्वालिटेटिव थिंग। आप एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेने लग जाते हो, तो दैट इज ऑल्सो थिंग, क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं। स्टैटिस्टिकल डेटा पे आप जा ही तब पाओगे जब आपके पास डेटा अवेलेबल, तभी आप स्टैटिस्टिकल मेथड यूज कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो दिस वाज अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन ऑन टेक्निक्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। दीज आर द बेसिक। अब ये जो नीचे के जो ये है ना, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड्स, ग्राफिकल इंस्पेक्शन, ट्रेंड फिटिंग, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, एंड देन बैरोमेट्रिक फोरकास्टिंग, लीडिंग डिफ्यूजन इंडाइसेस, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशंस में वेरिएबल एक होता है, मल्टीवेरिएट में बहुत सारे वेरिएबल होते हैं। इनके बारे में यदि आप स्टडी करना चाहो तो जब आप प्रेजेंटेशन डाउनलोड करोगे, मैंने यहाँ पे लिंक्स दे रखी, मैंने LMS पे अपलोड कर दी है, ये वाली जो भी हमारी प्रेजेंटेशंस है वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। तो यहाँ पे ये लिंक्स दी हुई है प्रेजेंटेशन के एंड में,
इन लिंक को यदि आप फॉलो करोगे तो आपको डिटेल में फोरकास्टिंग की डिटेल्स और मिल जाएगी। यदि किसी का इंटरेस्ट है और कोई पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है इफ यू वांट टू गेट इनटू डिटेल्स। बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी रिक्वायरमेंट है उतना काम हमारा यहाँ तक का हो चुका है, दैट इज द बेसिक। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज, किसी का कुछ स्पेसिफिक में इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, वरना आई हैव वन मोर स्लाइड टू शेयर। लेट मी सी।